आजकल टेक्सटाइल सेक्टर को लेके काफ़ी बातें चल रहे हैं मार्केट में। जब से ये ट्रम्प टैरिफ आया स्पेशली, और जब से ये एक वर्ल्ड रीऑर्डरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तब से ये सेक्टर और भी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है। तो इस वीडियो में हम इसी टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करेंगे और मेजरली 2 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला कि इस सेक्टर का फ्यूचर क्या हो सकता है, कितने टेलविंड आ रखे हैं और अपॉर्चुनिटी साइज कितनी बड़ी है। और दूसरा एक ओवरव्यू भी ले लेंगे कि आज के डेट में हमारे कौन से लिस्टेड प्लेयर्स किस पोजीशन में हैं, कौन कैसी केपेक्स कर रहा है या फिर किस टाइप के कमेंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम मेनली 4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं यूजेज के बेसिस पे। पहला हो गया यार्न एंड जनरल फैब्रिक्स, मतलब जो कॉटन से लेके जो धागा वगैरह बनते हैं, यार्न बनता है या कपड़ों का फैब्रिक बनता है। फिर दूसरा हो गया अपैरल, मतलब जो पहनने के कपड़े हैं। अपैरल के अंदर अलग अलग सब सेगमेंट हो सकता है, जैसे किड्स वेयर हो गए या फिर से इनर वेयर हो गया। तो ये जो अपैरल का सेगमेंट है वो ही ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट के लगभग 60-70% हो जाता है। फिर आता है होम टेक्सटाइल। होम टेक्सटाइल में क्या आते हैं? होम टेक्सटाइल में आता है जैसे कि आपके बेडशीट्स हो गए, फिर आपके बाथ मैट्स हो गए, फिर आपके रग्स हो गए जो हॉल में बिछता है, राइट। सो जो होम टेक्सटाइल होता है वो थोड़ा सा प्रीमियम होता है अपैरल वाले सेक्शन से। अपैरल में क्या होता है कि कोई इंसान अगर नॉर्मली कोई एक एवरेज इंसान अगर एक कपड़े के दुकान में जाता है और नॉर्मल टी शर्ट खरीद के लाता है, उसको अच्छा लगता है, पहन लेता है। लेकिन होम टेक्सटाइल के केस में अगर किसी ने सपोज बाथ मैट कुछ ऐसा ले लिया जो कि किसी अरे गहरे दुकान से ले लिया, तो उस पर उसको फिसलने का खतरा है, राइट। सो होम टेक्सटाइल में क्या होता है कि जो कंपनीज है वो बहुत टेक्निकली चीज़ें बनाते हैं, मतलब वो ध्यान रखते हैं कि बाथ मैट के नीचे रबर सही से लगे हुए कि नहीं, इस टाइप से लगे हुए कि नहीं, कि वो ना फिसले। फिर अगर वो बेडशीट बना रहे हैं तो उस पर ध्यान रखते हैं कि कंफर्ट लेवल उस टाइप का हो नहीं हो, राइट। और जो फाइनल सेगमेंट है इस टेक्सटाइल का वो है टेक्निकल टेक्सटाइल, मतलब ऐसे टेक्सटाइल जो काफ़ी टेक्निकली बनाए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल N95 मास्क अगर आप बना रहे हो तो उसमें आप कोई भी कपड़ा नहीं यूज़ कर सकते, राइट। फिर सपोज आप फिशिंग नेट्स बना रहे हो, तो फिशिंग नेट में क्या होता है, आप इतना बड़ा जहाज लेके जाते हो फिशिंग करने, वहाँ पे अगर वो नेट फट गया तो आपका कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो बहुत ही स्पेशल मटेरियल से वो फिशिंग नेट बनना चाहिए। और अगर मैं ग्लोबली टेक्सटाइल मार्केट की साइज की बात करूं तो जनरल फैब्रिक्स लगभग 600-700 बिलियन का मार्केट है। ऑलमोस्ट 20-22% ऑफ द एंटायर टेक्सटाइल मार्केट इज जनरल फैब्रिक्स, मतलब यार्न और फैब्रिक्स हो गए। फिर जो अपैरल है वही सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो ऑलमोस्ट 1.7 या 2 ट्रिलियन डॉलर्स के भी ऊपर है। लगभग 60 से लेकर 70% सिर्फ अपैरल मार्केट है दुनिया में। फिर आता है होम टेक्सटाइल जो कि थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है, और वो 150 या 160 बिलियन के आसपास है, लगभग 5% ऑफ द टोटल टेक्सटाइल मार्केट। फिर आता है टेक्निकल टेक्सटाइल जो कि ऑलमोस्ट 14 से 15% ऑफ द टोटल मार्केट है। और लगभग सेम ही प्रोपोर्शन में ये टेक्सटाइल मार्केट एक्सपोर्ट में भी बटा हुआ है, लगभग 500 to 600 बिलियन का, मतलब वही 60-70% ऑफ द टोटल मार्केट का एक्सपोर्ट है। फिर 60-65 बिलियन मतलब 7-8% का अराउंड होम टेक्सटाइल है। फिर 15-16% का जनरल फैब्रिक है, और बाकी जो है वो टेक्सटाइल है। बाय द वे, भारत भी वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इट्स एक्चुअली वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर आफ्टर चाइना। लेकिन पता है अपने एक्सपोर्ट की क्या हालत है? ये हालत है। सो लगभग 10 साल से अपना एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे है, कोई ग्रोथ ही नहीं है, जबकि मार्केट इटसेल्फ इज ग्रोइंग अराउंड 4-6% समवेयर। सो बेसिकली हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ खास नहीं कर पा रहे। और इसके पीछे 3 मेन रीजन है। पहला रीजन है ग्लोबल डायनामिक्स, जैसे कि बांग्लादेश टाइप के जो कंट्रीज है या केनिया हो गया, तो इनको फ्री एक्सेस मिला हुआ है पूरे यूरोप और यूके, कनाडा इस टाइप की कंट्री के अंदर। सो मतलब वो लोग पे करते हैं 0% ड्यूटी, और हम लोग पे करते हैं ऑलमोस्ट 6-12% ड्यूटी। और जो वियतनाम है वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक है, उसने जाके बहुत सारे FTAs बनाए डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो इस वजह से उसका भी टैरिफ 0 हो रखा है। इवन जब ट्रंप के फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाया था, और ये चाइना +1 स्ट्रेटेजी करके एक नई स्ट्रेटेजी भी आ गई थी, तो तब भी क्या हुआ ना कि चाइना का मार्केट शेयर ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगा, वो सही है। लेकिन वो जो एडिशनल जो गैप बना उसको फिलअप करने के लिए वियतनाम आ गया, इंडिया नहीं आ पाया, क्योंकि अपने पास ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उतने सारे, ना ही अपने को फ्री मार्केट एक्सेस था, उतना कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा था अपने को। फिर दूसरा रीजन ऑफ दिस पुअर एक्सपोर्ट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। हमारा जो मार्केट है वो प्राइमरीली कॉटन बेस्ड मार्केट है, मतलब जो हम कपड़े बनाते हैं, यार्न बनाते हैं या जो भी बनाते हैं वो कॉटन से बनता है। बट जो ग्लोबली जो अपैरल मार्केट है वो मेजरली
मैन मेड फाइबर या एमएमएफ से बनती है, मतलब सिंथेटिक कपड़े होते हैं। तो हम इतने अच्छे प्रोमिनेंट प्लेयर नहीं है सिंथेटिक में, हम सिर्फ कॉटन के अंदर ही ज़्यादा बेटर है आज के डेट में। सो ये भी एक रीज़न हो गया कि हम इतना अच्छा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और जो तीसरा मेन रीज़न है वो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो चाइना जैसे कंट्रीज के साथ क्या होता है, उसने एक बड़े बड़े एरियाज या बड़े बड़े सिटीज बना रखे हैं एक स्पेसिफिक चीज डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे कि उसने बहुत बड़े टेक्सटाइल पार्क बना के रखे हैं, बहुत सारे सेमीकंडक्टर पार्क बना के रखे हैं, बहुत सारे ऐसे सोलर इंडस्ट्री के पार्क बना के रखे हैं। सो उसमें क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत छोटे जगह पे होता है, उससे लॉजिस्टिकल कॉस्ट तो कम होता ही है, टाइम कम लगता है, फिर कोऑपरेशन ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेटर हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास उतने बेटर तरीके से नहीं है। और लॉजिस्टिक्स बाय द वे चाइना का तो लॉजिस्टिक्स भी बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें अपने पास उतने बेटर नहीं है, राइट। सो इस वजह से हम आज तक एक्सपोर्ट मार्केट में उतना अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये तीनों प्रॉब्लम ही आज के डेट में सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। पहला जो प्रॉब्लम था, जो ग्लोबल डायनामिक्स या फिर जो टैरिफ का एनवायरनमेंट था, वो आज के डेट में पूरा एक रीशफलिंग के थ्रू जा रही है। आपने देखा होगा कि अभी अभी रिसेंटली इंडिया और यूके का एफटीओ हुआ है, उसके बाद अपने को ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ का एक्सेस मिल गया है, राइट। सो अगर आप देखते हो कि हमारे गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गए या फिर ऐसे बहुत सारे और भी कंपनीज है जो आके ये बोल रहे हैं कि अपने को 6 to 7% का एडिशनल एडवांटेज होगा इस वजह से। सिमिलरली इंडिया भी ईयू के साथ भी बहुत क्लोज टॉक्स में जुड़ा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली 2025 के एंड तक हम ईयू के साथ भी एक अच्छा खासा ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, उससे ईयू का भी एक्सेस मिल जाएगा। फिर यूएस के साथ तो अपन काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हो ही जाएगा, तो वो हो जाता है, मतलब यूएस और इंडिया का टैरिफ एफटीए हो जाएगा। वो अगर हो जाता है तो फिर अपने को और भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, राइट। सो इस टाइप से शायद अपने को वो जीरो ड्यूटी फी वाला एक्सेस मिल जाएगा, एंड हेंस वी विल बी इक्वली कंपेरेटिव विद वियतनाम एंड बांग्लादेश टाइप ऑफ कंट्रीज। फिर जो दूसरा इशू था एमएमएफ वाला, सो उसमें भी अभी बहुत काम हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है एमएमएफ पे। बेसिकली गवर्नमेंट पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ही बहुत ज्यादा फोकस करके उसको पुश कर रही है, बिकॉज ये जॉब जनरेटिंग सेक्टर है। आज के डेट में भी इंडिया में लगभग 5 करोड़ लोग सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते हैं। सो अगर ये सेक्टर अच्छा खासा फलता फूलता है तो जॉब जनरेशन ज्यादा होगा, तो गवर्नमेंट को भी और बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट। सो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दिस। सो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड PLI scheme on MMF, and many companies have started taking benefit of it. They have started a few plans to manufacture MMF and MMF related apparels. लगभग 28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान है अभी MMF सेगमेंट में। और जो तीसरा बड़ा प्रॉब्लम था वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं PM मित्रा स्कीम से। PM मित्रा में क्या हो रहा है कि इसके अंडर काफी सारे टेक्सटाइल पार्क्स बन रहे हैं। सो 7 टेक्सटाइल पार्क अभी ऑलरेडी अप्रूव्ड है, काफी बड़ा सा आ रहा है यूपी के अंदर भी। तो उसमें वही सारा इकोनॉमी ऑफ स्केल काम कर लेगा जैसा कि चाइना के अंदर होता है कि भाई बहुत सारे कंपनीज या बहुत सारे फैक्ट्रीज एक ही जगह पे ऑपरेट कर रहा है, राइट। और रिसेंटली हमने हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी इन्वेस्ट किया, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है, पोर्ट्स वगैरह बहुत आ रहे हैं, आप न्यूज़ भी सुन रहे होंगे। फिर रेलवे पे भी अभी फोकस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो ओवरऑल लॉजिस्टिकली भी हम उतने ही कंपेरेटिव हो सकते हैं, शायद चाइना के लेवल पे नहीं होंगे बट फिर भी बेटर देन मेनी अदर कंट्रीज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि अगर सही में हम ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी साइज कितनी बड़ी बनती है। तो आज के डेट में अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट देखते हैं तो अपैरल सेगमेंट में 13 to 15% ऑलमोस्ट सिर्फ यूएस ही इंपोर्ट करती है और ईयू या यूरोप इंपोर्ट करती है ऑलमोस्ट 35 के आसपास। सो दोनों मिला के ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल ग्लोबल अपैरल एक्सपोर्ट सिर्फ यूएस और ईयू मिला के ही कंज्यूम कर लेती है, हाफ। और मैंने क्या बताया था कि अपैरल मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट कितना है, 500 से 600 बिलियन, राइट। सो करीब करीब 300 बिलियन का मार्केट बनता है, जो कि आज के डेट में भी अपना मार्केट है, 300 बिलियन का है अपैरल वाला मार्केट साइज की बात कर रहा हूं। बट उसमें अपने को ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं था, राइट। हम इक्वल ग्राउंड पे नहीं खेल रहे थे। तो जो 300 बिलियन का मार्केट है उस पर अभी हम इक्वल ग्राउंड पे खेलेंगे वियतनाम और बांग्लादेश के साथ विद 0% टैरिफ ड्यूटी, राइट। और सेम चीज होम टेक्सटाइल में भी है। होम टेक्सटाइल अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट 22%, राइट। और यूएस में बाय द वे हम होम टेक्सटाइल में ऑलरेडी मार्केट लीडर है। तो और ईयू इंपोर्ट करती है ऑलमोस्ट 45 to 50%। सो होम टेक्सटाइल में ऑलमोस्ट 75% ऑफ द टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट सिर्फ यूएस और ईयू मिला के इंपोर्ट कर लेती है। सो विच इज अराउंड $45 बिलियन।
राइट। तो सिमिलर कैलकुलेशन में टेक्निकल टेक्सटाइल भी बैठता है लगभग 30 बिलियन का, फिर जनरल फैब्रिक भी बैठता है ऑलमोस्ट 50 बिलियन का। तो करीब करीब 450 बिलियन का मार्केट एक्सेस अपने को मिल जाएगा, जो कि आज के डेट में है वो मार्केट एक्सेस, बट अगेन उसमें ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा या बहुत लो ड्यूटी एक्सेस मिल जाएगा, जिससे कि हम कंपीट कर पाएंगे बाकी कंट्रीज के साथ। एनीवे, तो आज के डेट में हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं? 35 टू 40 बिलियन। मार्केट साइज की बात क्या हो रही है? ऑलमोस्ट 450 बिलियन, राइट। सो करीब करीब 10 गुना हो सकता है मार्केट अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्लेइंग अपॉर्चुनिटी, राइट। 10 गुना, इट्स अ ह्यूज थिंग, 10x ऑफ आवर करंट मार्केट। अगर उसमें से हम थोड़ा सा भी ले लेते हैं और अगर हम बस डबल और ट्रिपल भी हो जाते हैं, तब भी जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ जॉब क्रिएशन दैट विल हैपन। 5 करोड़ लोग आज के डेट में काम करते हैं, अगर इंडस्ट्री ही 3 गुना हो गई तो कम से कम 5 करोड़ और लोगों को तो मिलेगा, विच विल गिव इंडियन इकोनॉमी अ ग्रेट पुश। और ये तो मैं बस एक्सपोर्ट की बात कर रहा था, जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो भी बहुत स्ट्रांग है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के हिसाब से अपना डोमेस्टिक टेक्सटाइल मार्केट 2030 तक 10% CAGR से ग्रो करेगी। 10% CAGR इज अ ग्रेट नंबर। और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा PLI स्कीम भी डाल रही है टेक्सटाइल सेक्टर में। 2021 के आसपास हमने टेक्सटाइल में PLI अनाउंस किया था, जो कि ऑलमोस्ट 10-11 हजार करोड़ के आसपास होने वाला था। उसके बाद से अभी तक बहुत ज्यादा सैंक्शंस नहीं हुए, 51 करोड़ के आसपास हर साल जाता था, बट इस साल का अगर आप बजट देखोगे तो वह 50 करोड़ से सीधा 1200 करोड़ में पहुंच गया है, और आगे चल के और भी बढ़ने के आसार है, क्योंकि जो बजट था एक्चुअल में वो तो 10,000 10,500 करोड़ का था। और एक और भी पॉइंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि स्टॉकिंग और डी स्टॉकिंग होता है। तो ये जो कोविड का टाइम था, जब लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया, क्योंकि US और यूरोप अपने बंदों को, अपने सिटीजन्स को फ्री पैसा बांट रही थी, तो वो आके ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। सो बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल की सेलिंग हुई, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिटेलर्स ने जाके बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर लिया। मतलब इंडिया से बहुत सारी चीज़ें या फिर अलग अलग जगह से बहुत सारी चीज़ें खरीद के अपने इधर बहुत ज़्यादा स्टॉक बना लिया। अब वो स्टॉक भी धीरे धीरे खाली हो रहा है, तो मतलब जो नेक्स्ट डिमांड टिक है वो भी शायद आ सकता है। सो ये सारी चीज़ें अगर हम मिला ले तो यही लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखने वाला है। और अगर हम टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात करें तो उसकी तो भरमार है अपने पास। आई थिंक 300 से ऊपर के टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक्स है अभी अपने लिस्टेड मार्केट में। तो इनमें से कुछ का ओवरव्यू ले लेते हैं, देखते हैं कि अलग अलग सेगमेंट में कैसे काम कर रहे हैं अपने अलग अलग कंपनीज। तो ये मैंने यहाँ पे अपने चारों प्राइमरी सेगमेंट्स डाल दिया, और उसके साथ कुछ और भी सब सेगमेंट्स डाल दिया, उनके बारे में बात करूंगा मैं आगे। तो अगर यार्न और फैब्रिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नितिन स्पिनर्स, एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है। सो ये भी यार्न और फैब्रिक में काम करता है, और अभी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपांशन भी कर रहा है। आई थिंक 1000 करोड़ से ऊपर का भी नया कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहा है, जो कि अगले 1 साल में ही लाइव होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। फिर वर्धमान टेक्सटाइल है, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर है यार्न और फैब्रिक में। फिर फिलाटेक्स आता है। फिलाटेक्स एक MMF प्रोड्यूसर है। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि MMF इंडस्ट्री में अपने को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आगे चल के शायद, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट हैवी होने वाले हैं तो MMF इंडस्ट्री में काफ़ी बूस्ट आ सकता है। सो फिलाटेक्स उसका एक प्रोमिनेंट गेनर हो सकता है, राइट। देन आता है सुतलेज इंडस्ट्रीज है अपना। तो सुतलेज भी एक बहुत अच्छा यार्न और फैब्रिक का मैन्युफैक्चरर है। इवन वो भी अभी मेजर कैपेसिटी एक्सपांशन के थ्रू जा रहा है, राइट। इसने भी ऑलमोस्ट 38% का अपना कैपेसिटी एक्सपांड करने का प्लान है इसका, लाइक इसी साल CY 2025 के अंदर ही। और सुतलेज अभी थोड़ा बहुत होम टेक्सटाइल में भी जाने की कोशिश कर रहा है। उसका एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है बाय द वे होम टेक्सटाइल के अंदर। फिर होम टेक्सटाइल में आता है अपना फेज 3 आता है, जो कि बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है होम टेक्सटाइल के अंदर, काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन रखता है और फुल्ली इंटीग्रेटेड है। होम टेक्सटाइल में ज़्यादातर जो कंपनीज है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, मतलब वो खुद ही अपना यार्न वगैरह बनाती है, खुद ही अपना फैब्रिक वगैरह बनाती है। बाय द वे यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग से जो डिनोट किया है वहाँ पे आप देखोगे कि सुतलेज थोड़ा सा होम टेक्सटाइल के अंदर है। व्हाट आई मेंट इज कि ये थोड़ा सा होम टेक्सटाइल भी सेल करती है। फेज 3 पूरा का पूरा होम टेक्सटाइल के अंदर है, मतलब वो अलग से नहीं बेचती है, जो बेचती है होम टेक्सटाइल ही बेचती है, हालांकि बनाती जरूर है खुद का यार्न और फैब्रिक खुद ही। फिर वेलस्पन लिविंग आ गया होम टेक्सटाइल में, और इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज भी आ गए, वो भी होम टेक्सटाइल बनाती है और दोनों ही कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है। इंडोकाउंट का थोड़ा सा खुद का ब्रांड भी है, वेलस्पन का तो एक अच्छा खासा पोर्शन है खुद का ब्रांड्स मतलब जो जैसे कि आई मीन जस्ट एनी जनरल ब्रांड, जैसे वेलस्पन अपने खुद के ब्रांड से वेल बेड या समथिंग ऐसा करके कुछ तो बेचती है।
राइट। सो देन आता है अपने टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में जैसे गरवारे टेक्निकल फाइबर्स है जो कि फिशिंग नेट्स वगैरह बनाती है, वो एकदम ही फुल फ्लेजेड टेक्निकल टेक्सटाइल प्लेयर है। अगर आप कंपनीज के पी को कंपेयर करते हो या वैल्यूएशन को कंपेयर करते हो डिफरेंट सेगमेंट के, तो आपको दिखेगा कि ऑब्वियसली क्योंकि गरवारे एक फुल्ली टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी है तो उसको ज़्यादा एलिवेटेड पी मिलेगा। और वही अगर कोई कंपनी है जो कि सिर्फ यार्न एंड फैब्रिक में है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमोडिटाइज्ड है, बेसिकली ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर ही कमोडिटाइज्ड है बाय द वे, मोर और लेस। बट यार्न और फैब्रिक में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कॉटन वगैरह से डील करते हो, तो कॉटन के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, फिर यार्न के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, फैब्रिक के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को, जो बंदे प्योरली यार्न और फैब्रिक में काम करते हैं, उनके लिए मार्जिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, कंपनी के रिटर्न रेशियोज हर्ट होने लग जाते हैं। जबकि टेक्निकल टेक्सटाइल में ऐसा नहीं होता। होम टेक्सटाइल में भी इस टाइप के फ्लक्चुएशन बहुत कम होते हैं, इनके भी मार्जिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं क्योंकि B2B प्लेयर हैं ज़्यादातर। और जैसा मैंने बताया कि इंडिया जो है वो US मार्केट में टॉप सेलर है, टॉप पोजीशन पे है होम टेक्सटाइल सेगमेंट में। सो डेफिनेटली इट हैज़ सम मोर टेक्निकलिटीज देन नॉर्मल यार्न और फैब्रिक। और इवन इन अपैरल, बताए अपैरल में जैसे अपना गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट कंप्लीटली अपैरल बनाने का काम करती है, वो खुद का यार्न और फैब्रिक नहीं बनाती, वो बस अपैरल बनाती है और अपैरल ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को सोर्स करती है। देन पर्ल ग्लोबल हो गया, वो भी अपैरल बनाती है। फिर KPR मिल्स है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, वो सब कुछ खुद ही बनाती है, वो यार्न और फैब्रिक भी खुद बनाती है, फिर वो बेचती भी है यार्न और फैब्रिक, फिर वो अपैरल या गारमेंटिंग भी करती है, वो भी बेचती है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन लास्ट फ्यू ईयर्स। आई थिंक 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप चला गया है, राइट। फिर आते हैं अपने रिटेल सेगमेंट में। रिटेल मतलब जो बाहर आउटलेट बना के फिर उसके थ्रू चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि स्टाइल बाजार हो गया या वी मार्ट हो गए। तो ये सारे लोग अपना खुद की गारमेंटिंग खुद बनाते नहीं है, हो सकता है कि वो किसी दूसरे ब्रांड के बेचे या फिर समथिंग लाइक दैट। सो वो लोग रिटेल आउटलेट्स लगाते हैं। यहाँ पे भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अगर आप स्टाइल बाजार का देखते हो तो स्टाइल बाजार लास्ट एक साल में आई थिंक 35-40% से उसका रेवेन्यू या टॉप लाइन ग्रोथ हो रहा है। और स्टाइल बाजार का एक्चुअली बॉटम लाइन पे उतना ज़्यादा ग्रोथ विजिबल नहीं होता है क्योंकि डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में काफ़ी सारा पैसा चला जाता है। पर अगर आप ईबिट देखते हो तो वो भी नियरली 30-40% से ग्रो कर रहा है, राइट। फिर ट्रेंट आता है जो अपना वेस्ट साइड जूडियो है, वो ब्रांड भी है और रिटेल भी है, राइट। उसका खुद का आउटलेट है, जूडियो वाला आउटलेट है, वेस्ट साइड टाइप के आउटलेट है। और ट्रेंट खुद जूडियो ब्रांड से भी बेचती है, अलग अलग ब्रांड से भी चीज़ें बेचती है, राइट। बट वो बनाती नहीं है चीज़ें, मैन्युफैक्चर नहीं करती है। बाय द वे ब्रांड्स जनरली जो बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं वो चीज़ें नहीं बनाती है, जैसे कि नाइकी हो गया, राइट। सो नाइकी फुल्ली आउटसोर्स करती है, या फिर गैप हो गए या H&M हो गया, ये सारे लोग फुल्ली, इवन कैल्विन क्लेन हो गया जो बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है, महंगा भी, तो वो भी अपना अपैरल खुद नहीं बनाती है, वो बस अपने ब्रांड पे ध्यान देती है और 100% आउटसोर्स करती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि मतलब डिफरेंट प्लेयर्स, जैसे कि सपोज गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया जो कि अपैरल बनाती है बट ब्रांडिंग नहीं करती, राइट। सो इस टाइप के और भी प्लेयर्स है जो ब्रांड में डील करते हैं और रिटेलर भी है या फिर ब्रांड में डील करते हैं और अपैरल में भी है। बाय द वे KPR मिल जो है वो थोड़ी बहुत ब्रांडिंग भी करती है, फूसो या फासो करके उसका कुछ एक ब्रांड भी है। फिर रेमंड आता है। रेमंड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो 4 वर्टिकल में काम करती है, वो खुद का यार्न भी बनाती है, खुद का फैब्रिक बनाती है, वो भी बेचती है, उसका खुद का ब्रांड भी है रेमंड करके। फिर रेमंड अपैरल्स भी बनाती है और रेमंड का खुद का रिटेल आउटलेट भी है, राइट। सो वो चारों वर्टिकल में काम करती है। फिर टेक्निकल टेक्सटाइल में एक्चुअली अरविंद लिमिटेड आ जाता है। अरविंद लिमिटेड का भी एक अरविंद एडवांस मटेरियल करके एक आर्म है जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल बनाती है। अरविंद जनरली यार्न और फैब्रिक भी बनाती है और थोड़ी बहुत गारमेंटिंग भी करती है, राइट। प्रिकॉट है। प्रिकॉट क्या करती है? प्रिकॉट बहुत टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या करती है कि उसके पास स्पेशलिस्ट कॉटन है, जैसे जो कि सैनिटरी पैड वगैरह में लगते हैं या फिर सपोज जो बच्चों के डायपर में लगते हैं, तो वो उस टाइप की चीज़ें बनाते हैं जो कि काफ़ी टेक्निकल हो जाता है, टेक्निकल टेक्सटाइल। बट ज़्यादातर वो यार्न और फैब्रिक ही बेचती है। आई थिंक 25% के आसपास उसका टेक्निकल टेक्सटाइल में बिजनेस है, राइट। फिर आते हैं अपने कुछ तो स्पेशल बिजनेसेस है, जैसे PDS हो गया। PDS एक स्पेशल बिजनेस है क्योंकि वो बस सोर्सिंग करती है, मतलब ऐसा समझ लो ये कंसल्टिंग वगैरह चीज़ें हैं उसके।
फिर आ जाता है गणेशा इकोस्फीयर। तो गणेशा इकोस्फीयर प्राइमरीली एक वेस्ट टू यार्न मैन्युफैक्चरर है। मतलब वो आपके पेट कोक बॉटल वगैरह से की कोका कोला के बोतल हो गए या फिर आपका जो बिस्लरी का बोतल हो गया, उस टाइप के वन टाइम प्लास्टिक के बॉटल लेती है और उसको रिसाइकल करके फिर वो यार्न वगैरह बनाती है और यार्न और ये सब चीज़ें बेचती है, राइट। सो ये भी एक काइंड ऑफ स्पेशल बिजनेस हो गया। फिर हम देख सकते हैं कि टेक्सटाइल केमिकल्स का भी एक है, क्योंकि जो भी टेक्सटाइल बनते हैं, अगर आप वेविंग करो या फिर आप जो भी फिनिशिंग करो आप गारमेंटिंग के बाद, या फिर आप बीच में जो यार्न बनाते हो, उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेसेस है, डाइंग है, फिर अलग अलग इस टाइप के प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत होती है। तो आप केमिकल्स के थ्रू भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक प्रॉक्सी प्ले कर सकते हो। जैसे कि फिनोडेक्स केमिकल हो गया, उसका एक अच्छा खासा पोर्शन है, आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी कम्स फ्रॉम द टेक्सटाइल सेगमेंट। वो स्पेशलिटी टेक्सटाइल बेचती है। फिर रोजारी है जो कि इसी टाइप की चीज़ें करती है, राइट। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया कि आज के डेट में कौन कौन से कंपनीज किस किस जगह पे प्लेस्ड है। सारों का तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक कुछ 18-19 कंपनीज ही मैंने दिया है इस इमेज में। और इनमें से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन के थ्रू जा रहे हैं, राइट। नितिन स्पिनर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहा है, फिर जैसे वर्धमान भी कर रहा है, फिर फेज 3 ऑलमोस्ट 50% कैपेसिटी में ही है, तो 50% और कैपेसिटी अवेलेबल है उनका। सो जस्ट इमेजिन अगर ये जैसे कि यूके के साथ FTA हो गया और अभी EU के साथ भी FTA होने वाला है, तो और हम ऑलरेडी लीडर हैं, अगर हम मतलब इंडिया इन अ होम टेक्सटाइल सेगमेंट में अगर आप बात करते हो, तो वी डेफिनेटली हैव सम प्रीमियमनेस इन अस। सो अगर जैसे कि ये सारे FTAs हो रहे हैं और एक कोई कंपनी अगर 50% कैपेसिटी में ही बैठी हुई है, मतलब जो आने वाला डिमांड है उसको वो केटर करने के लिए भी उसके पास गैप है ऑलरेडी, राइट, ऑलरेडी हेडरूम है। और जैसे काफ़ी सारी कंपनीज जो अभी रिसेंटली इसी साल या अगले साल अपने कैपेसिटीज लेके आने वाले हैं, हम एक शायद अलग सा डिटेल वीडियो भी बनाएंगे ईच सेक्टर में। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो होगा जो आएगा होम टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो तीनों कंपनीज है उसको हम इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, राइट। सो या इन दिस वीडियो एटलीस्ट दिस इज इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।